नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे बहराइच और महासमुंद की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से क्या है हकीकत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज रेलवे की, जहां ट्रेन का सफर अब और भी महंगा होने जा रहा है। महंगाई की मार खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल पर तो है ही, कपड़े भी महंगे हो रहे हैं, तेल पानी भी महंगा हो रहा है और अब रेलवे में सफर करना भी महंगा होने जा रहा है। वैसे तो ये प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे हैं, लेकिन अगर आप इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें जो लंबी यात्रा करते हैं तो ये आंकड़ा आपको समझ में आएगा। चलिए समझाते हैं। भारतीय रेलवे ने आज से लंबी दूरी की यात्राओं के लिए किराए में मामूली वृद्धि इसे बताया जा रहा है की है। रेलवे ने प्रति किलोमीटर 2 पैसे की दर से किराया बढ़ा दिया है। अब नए नियमों के मुताबिक 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों को बढ़े हुए किराए पर टिकट बुक करना होगा। इसे आप कह सकते हैं कि जो इंटरसिटी वाली जो ट्रेन्स होती हैं उन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट ट्रेवल कर रहे हैं तो उस पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 1000 किलोमीटर की आप यात्रा पर यात्रियों को अब 20 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। अब आपको यह आंकड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। आज या उसके बाद टीटीई से टिकट बनवाने पर भी बढ़ा हुआ किराया लागू होगा। 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। रेलवे का अनुमान है कि इस बढ़ोतरी से उसे सालाना लगभग 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय होगी। अधिकारियों का इस पर यह कहना है कि पिछले 1 दशक में रेल नेटवर्क और संचालन में विस्तार हुआ है और इसी को देखते हुए किराए में मामूली वृद्धि की गई है। तो रेलवे में यात्रा जो है अब थोड़ी और महंगी होने वाली है। खैर, अब हवाला तो ये दिया जा रहा है कि जो रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है और जो सुविधाओं की वृद्धि हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो रकम है वो बढ़ाई गई है। अब गौर करने वाली बात तो ये भी है कि रेलवे टिकट के जो अगर आप लंबी दूरी के ट्रेन के टिकट्स हैं उनमें हम समय के साथ साथ देख रहे हैं कि जो वृद्धि है इनके टिकट के अमाउंट में हमें देखने को मिल रही है और एक बार फिर से इसे कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। हालांकि तर्क तो ये भी दिया जा रहा है कि शॉर्ट डिस्टेंस वाली जो ट्रेन हैं उन पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर तौर पर हम ये जानते हैं कि हमारे देश का जो डेंस ट्रेन नेटवर्क है उसमें हर दिन लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, और कुछ तो नौकरी पेशा लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा वही लोग जो है प्रभावित होंगे, खासतौर से नौकरी पेशा लोग जो इंटर स्टेट ट्रैवल करते हैं 215 किलोमीटर से ज़्यादा। खासतौर से वो लोग जो छोटे अंचलों से आते हैं शहरों में काम करने के लिए, और क्योंकि आप अब साधारण तौर पर अगर आप देख लीजिए इंदौर से भोपाल की ही दूरी अगर आप देख ले तो ये 215 किलोमीटर से के लगभग है, उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में उनके ऊपर जो है इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और हम जानते हैं इंदौर भोपाल ट्रैवल करने वालों की कितनी बड़ी संख्या है। वही अगर दिल्ली से भोपाल या इंदौर से अहमदाबाद या अहमदाबाद से भोपाल ट्रैवल करने वालों की संख्या देखें तो आपको एक बड़ी संख्या मिलेगी। इनके लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाए जाते हैं, ओवरनाइट ट्रेन होती हैं, मॉर्निंग ट्रेन चलाई जाती हैं, तो इनके ऊपर सीधे सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा। जाहिर तौर पर यह तर्क दिया जा रहा है कि जो सुविधाओं में वृद्धि की गई है उसके चलते जो ये बढ़ोतरी की गई है। अब दिखने में तो ये मामूली फर्क लग रहा है टिकटों में, लेकिन आप अगर गौर करें तो रेलवे का ये तर्क है इस पर कि इससे सीधे तौर पर 600 करोड़ का अतिरिक्त जो है कह सकते हैं आय रेलवे को होगी। समझने की कोशिश करेंगे क्या है इसके पीछे कारण, ये जो रेट बढ़ाए गए हैं। हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई लाइव। दिव्या, ट्रेन के किराए तो समय पर बढ़ते ही रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो फैसला लिया गया जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस वाली ट्रेनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो ट्रेन है उस पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो कहा जा रहा है 1 से 2 पैसे जो है बढ़ोतरी की गई है, लेकिन अगर इसे लंबी दूरी के हिसाब से देखा जाए प्रति किलोमीटर तो कहीं 20 तो कहीं 30 तो कहीं 40 इस तरह से टिकट के रेट बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। अभिषेक, नए साल के आने के पहले रेल विभाग द्वारा ये तोहफा कहें तो लोगों को मिला है जो यात्रा कर रहे हैं और जो आगे जो अपनी यात्रा का प्लान बना रहे हैं। अब उनको जो टिकटें हैं वो कुछ महंगी पड़ेंगी। फौरी राहत जो देते हुए जो रेल मंडल ने जो छोटी दूरी के जो सफर होता है उस पे अभी उतना किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन जो लंबी दूरी पे जो सफर करते हैं उनका किराया बहुत बढ़ गया है। अब आप ऐसे समझिए कि जिसको कश्मीर से लंबी दूरी तय करते हुए अगर साउथ की किसी जगह जाना है या कश्मीर से लेकर अगर पुणे जाना है या
महाराष्ट्र जाना है तो आप सोचिए कि कितना महंगा टिकट लगा देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार क्या है अभी से केवल रेल किराए किराए की बात नहीं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों की आमदनी उस तरह से नहीं बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो है जेब पे ये बहुत बड़ी मार है। मेरे पास पूरा चार्ट है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी पहले कि कैसे कितने किलोमीटर पे क्या क्या बढ़ाया गया है। तो जैसे बताऊं, 215 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 रुपए का किराया बढ़ाया गया है। इसी के साथ 751 किलोमीटर से 1250 की किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपए बढ़ाया गया है। और 1251 से 1750 रुपए किलोमीटर की दूरी तक के लिए 15 रुपए। और उसके आगे 1751 से 2250 तक की किलोमीटर की दूरी के लिए 20 रुपए। तो तकरीबन आप सोच सकते हैं कि 20 रुपए तक का किराया बढ़ाया गया है। और ये बढ़ोतरी केवल यही थमने वाली नहीं है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि तमाम चीजों की जो महंगाई है उस तरह से बढ़ोतरी हो रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मार है अभिषेक, उन लोगों के लिए जिनके लिए माध्यम सिर्फ रेलवे है। क्योंकि जो एक अगर अमीर वर्ग की बात करें तो उसके लिए इतने लंबी दूरी तय करने के लिए फ्लाइट का इंतजाम रहता है, उसके पास एक विकल्प है फ्लाइट का, जो पैसे खर्च कर सकता है वो फ्लाइट से इतनी लंबी दूरी कर लेता है। लेकिन ये जो लंबा सफर तय करने वाला जो एक वर्ग, मध्यम वर्ग जो ट्रेन में सफर करता है, उसके लिए वाकई ये एक बहुत बड़ी जो है मार होगी। हम्म। दिव्या, अगर हम गौर करें, अगर भोपाल से इंदौर की ही तो 217 किलोमीटर होता है, मतलब कि 215 किलोमीटर की जो लिमिट है उसको ब्रीच कर रहा है, तो जाहिर तौर पर इनका भी किराया बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि ओवरनाइट ट्रैवल करने वाले सबसे ज़्यादा भोपाल इंदौर वाले हम देखते हैं। भोपाल से अहमदाबाद भी ट्रैवल करने वाली ओवरनाइट है, इंदौर से मुंबई ट्रैवल करने वाले भी ओवरनाइट है। तो सीधे तौर पर ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो रेगुलर इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन में, उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो रेगुलर ट्रैवल कर रहे होते हैं इन ट्रेन से। और ये जो किराया बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं अगर दिन के हिसाब से 20 रुपये लग रहे हैं, लेकिन अगर महीने के हिसाब से देखें तो 600 से 700 रुपये इनका अतिरिक्त खर्चा होगा ट्रैवल पे। जी जी बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से अगर हम बात करें भोपाल से इंदौर की, तो जो 215 किलोमीटर का एक जो दायरा है, ये जो रेल मंडल ने जो एक वो किया है, फिक्स किया है कि इससे ज्यादा की जो जो टिकट होंगी, जो सफर हुआ किलोमीटर का, उस पे एक किराया लगेगा। तो आप सोचे भोपाल से इंदौर की जो ओवरनाइट है, उस पे भी किराया लगेगा। तो ऐसी जो जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है किराया लगता जाएगा। और जैसे कि आपने भी कहा कि जो नौकरी पेशा सफर नौकरी पेशा लोग जो होते हैं, जो सफर करते हैं, जो ओवरनाइट करते हैं, जो अप डाउन करते हैं, उनके लिए वाकई में एक बड़ी मुसीबत है। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कि एक बार में अगर इतना पैसा लगता है, तो अगर जो उनको दिन रात, उनको हर रोज जो है अप डाउन करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, तो उनके लिए जरूर मुश्किल है। और ये मुश्किल वाकई में बड़ी है, क्योंकि अभी लोगों का जब हमारा फाइनेंशियल ईयर का बजट आएगा, हमारा रेल विभाग का बजट आता है, तब एक लोग अपना माइंडसेट बना के रखते हैं कि क्या बढ़ोतरी होनी है। लेकिन ये एक अगर देखा जाए तो फिलहाल लोगों की जेब पे बहुत बड़ी मार है। क्योंकि अब जैसे छुट्टियां हैं, छुट्टी में लोग प्लानिंग बनाते हैं, वीकेंड्स आएंगे, प्लान बनाएंगे, और इसके बाद बच्चों के एग्जाम होंगे, उसके बाद लंबी छुट्टियों के लोग घूमने जाते हैं। तो तमाम ऐसे लोग जो अब प्लान कर रहे हैं, और जिनके लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि जिनके लिए केवल जो ट्रेन ही एक वो माध्यम बचता है कि जिससे वो जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो फ्लाइट लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम्म। ऐसे में जो वो वर्ग, मध्यम वर्ग, जिसके लिए केवल एक विकल्प ट्रेन है, चाहे वो सेकंड एसी या थर्ड एसी या स्लीपर में सफर करे, लेकिन उनके जेब पर मार पड़ना लाजमी है। दिव्या, रेलवे विभाग का इसको लेकर क्या तर्क है, क्यों ये जो रेट्स हैं बढ़ाए गए हैं? क्योंकि हम अब वो सर्विसेज का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है, हम देख रहे हैं कि कितने रेल हादसे हो रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। स्मॉग के चलते कितनी ट्रेनें लेट हो रही है, अभी आज ही 50 ट्रेनें लेट हो गई, इस तरह की स्थिति है। और साथ ही साथ इस पर एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा, ये जो, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रेन में जो पैसेंजर बोगीज होती हैं जनरल वाली, वो 2 से 3 बोगियाँ होती हैं हर ट्रेन में, इनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हम देखते हैं ठसाठस भरे रहते हैं ये जो पैसेंजर वाली सबसे लास्ट की ट्रेन होती है, तो ये कितना इस पर प्रभाव पड़ेगा? जी अभिषेक, आपका भी कहना बिल्कुल ठीक है कि ये जो बढ़ोतरी की गई है, इसका जो एक जो ये दिया जा रहा, सफाई दी जा रही है, उनका ये कहना है कि उनका उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो सुविधाएं बढ़ाई जानी है, उसको लेकर है यात्रियों के लिए, इसके कारण जो है ये जो है बढ़ोतरी की गई है। लेकिन आप बेसिक से मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि वेटिंग और तत्काल, आप ये सोचिए कि लोगों को एक तत्काल का टिकट पाना कितना मुश्किल हो जाता है। 1 से 2 मिनट में तत्काल के टिकट खत्म हो जाते हैं।
और वेटिंग भी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप आज कोई टिकट अगर आपको बुक कराना है और आपको अगर इमरजेंसी में कोई अगर आपको यात्रा करनी है तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे केवल एक रेल टिकट पाने के लिए। तो आप ये सोचिए कि इतना आसान नहीं है। अभी भी भले डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है, तमाम तरह की बातें की जाती है, लेकिन आज भी ट्रेन से सफर करने के ट्रेन का टिकट पाना एक अपने हम्म। लिए एक बड़ा पहाड़ चढ़ने के बराबर है। और उसके बाद जैसे आपने रेल या हादसों की बात की, और वाकई में अब जब स्मॉग की बात है और जब कोहरा होता है दिसंबर के महीने में, तो हम्म। उत्तरी हिस्सों से जो ट्रेनें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो वाकई में 20-20 घंटे लेट होती है। तो ऐसे हम्म। में जो एक आदमी जिसको अपना किसी समय के लिए गंतव्य पे पहुंचना है, तो आप सोचिए उसका पूरा एक दिन केवल ट्रेन लेट होने के लिए चला जाता है। और हम हम्म। तमाम तकनीकों की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक हम स्मॉग का कोई ऑप्शन नहीं ढूंढ पाए हैं, उसका कोई उससे कैसे राहत की जाए, दी जाए लोगों को, और जो ट्रेनें हैं वो समय पे पहुंच पाए, वो अभी तक नहीं हो पाया। और जो दूसरा रेल हादसे की बात है, तो आप लगातार देखिए कि तमाम कोशिशों के बाद भी कितने मानवीय, चाहे मानवीय जो है गलतियों के कारण हो, चाहे टेक्निकल कोई इशू हो, लेकिन कितनी जो है इतने जो रेल हादसे होते हैं उसके बाद लोग अपनी जान उसमें गंवा देते हैं। ऐसी हम्म। तमाम चीजों पे अभी भी देखें तो अभी भी कोई एकदम पक्का कोई जो है, अभी तक इनके पास कोई निराकरण नहीं है। लेकिन हम्म। जो हर बार किराया बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार जो एकदम से बीच में जी बढ़ाया जी। गया 20 रुपए, जो लंबी दूरी तक, जैसे मैंने बताया आपको कि हाँ, लंबी जो लंबी अगर दूरी कन्या, पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा और खासतौर से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या विस्तृत जानकारी के लिए। तो किराया तो खैर बढ़ रहे हैं और सुविधाओं का हवाला दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि सुविधाओं की ज़मीनी हकीकत क्या है और आम आदमी पर इसका कितना भार पड़ेगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां जंगली जानवरों की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। बहराइच में हिंसक वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। भेड़िया के बाद अब बाघ का आतंक। बीते 24 घंटे में इस बाघ ने 5 लोगों को शिकार बनाया है, जिससे इलाके में अब दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि थाना नवाबगंज क्षेत्र के चनैनी गांव में इस बाघ ने एक महिला पर हमला किया। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर बचाने के लिए 2 लोग वहां पहुंचे। बाघ ने इन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए और इनकी हालत काफी गंभीर है, जिन्हें बहराइच के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अब इससे पहले बाघ ने रूपीडीहा में भी 2 लोगों पर हमला किया था। लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की। अब आपको बता दें कि जिले में लगातार जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं। आदमखोर भेड़िए की भी दहशत लगातार बनी हुई है, जहां इससे लोगों में डर का माहौल है। बगल में जैसे हमारे मुस्लिम के कास्ट के घर था, तो वो चिल्लाने कि नगवा नगवा दौड़िया दौड़िया, इधर बाघ आ गया बाघ। तो हम लोग कहा करने बता था चलो देखी, बस देखा, जैसे देखा बस वो हमरे लोग के पर यहाँ पर अटैक कर दिया। पहले हमारे पे, तो ये कहा हमारे भाई जैसे उनको हमारे पड़ोस में उनको बुलाए नहीं, ये नहीं होते तो मेरी तो जान गई थी। कब तक पकड़े थे तुमको? अरे पकड़ क्या कि जैसे हमने किया गया, तो ये उसके पर वो कर दिए, वार कर दिए। जैसे कहा डंडा लिए थे तो डंडा से बचाए लिए, तो हमको बचा जान लो। कौन सा जानवर है? बाघ है सीधा। कितने लोगों पर हमला किया है? अब हमला तो कल अभी बढ़िया तरफ किया है। आवाज सुनते सुनते हमारे गांव चनैनी में 2 लोग हो गया। 2 लोग। तो क्या वन विभाग की टीम पहुंची थी? वन विभाग की टीम तो बस सूचना मिले, सूचना के अनुसार तो पहुंची है बाद में। 2 व्यक्ति राम धीरज उम्र 55 साल और एक दूसरा नागेश कश्यप उम्र 35 साल। 2 व्यक्ति मतलब कि वन्य जीव के हमले में आए हुए थे। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है। उनका सीटी स्कैन कराया जा रहा है। एक व्यक्ति के सर में चोट आई थी, एक व्यक्ति के हाथ में चोट आई थी। तो जिसके हाथ में चोट आई थी उसको एक्सरे के लिए भेज दिया गया है, और जिसको सर में चोट आई थी उसको डॉक्टर की सलाह से सीटी स्कैन करा के फिर उसकी आगे प्रक्रिया की जा रही है। स्थिति कैसी बताई जा रही है? स्थिति संतोषजनक है, कोई ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है। तो चलिए बहराइच से हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, नवाबगंज में क्या हो रहा है? पहले तो भेड़िए सरदर्द बना हुआ था भेड़िया, अब उसके बाद बाघ भी हमला कर रहा है। वहां पे क्या स्थिति है? वन विभाग क्या कर रहा है वहां पे? निश्चित तौर पे अभिषेक, बहराइच में इस वक्त जंगली जानवरों के हमले लगातार हो रहे हैं। लगातार जंगली जानवर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।
बहराइच का रुपैडिया थाना और नवाबगंज, ये 2 थाना क्षेत्रों में आदमखोर बाघ ने 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है, गंभीर रूप से घायल। इस वक्त अगर बात की जाए तो वन विभाग की कई टीमें लगाई गई है, क्योंकि आदमखोर जो जानवर है, जो बाघ है, टाइगर है, वो आबादी के बहुत करीब है। कई बार उसको ड्रोन कैमरे से देखा गया है, लेकिन अब तक वन विभाग के हाथ वो नहीं आया है। इस वक्त पूरे क्षेत्र में दहशत है। इस वक्त कई टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर की घनी आबादी है। घनी आबादी के बीच आदमखोर टाइगर के आ जाने से पूरे क्षेत्र में इस वक्त मौत का खौफ है। हर लोग दहशत में है, क्योंकि फसल लगी हुई है, इस वक्त गन्ने की फसल लगी हुई है। तो ऐसे में चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तो जो खेतों की जो दिनचर्या वाली चीजें हैं, ऐसे में अब लोगों को घरों में कैद रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। वन विभाग जरूर आश्वासन दे रहा है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी जमीनी हकीकत पर अभी वन विभाग बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। विनोद, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये मानव वन्यजीव संघर्ष इन क्षेत्रों में क्यों बढ़ रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम पहले देख रहे हैं कि भेड़िए जो है जंगल से बाहर निकल कर लोगों को शिकार बना रहे हैं, अब बाघ भी जंगल से बाहर निकल रहे हैं। ये इस स्थिति के पीछे कारण क्या है? जाहिर तौर पर घना जंगल है नजदीक में, लेकिन ये जंगली जानवर बाहर क्यों आ रहे जंगलों से? वन विभाग क्या कह रहा है इसमें? निश्चित तौर पे अभिषेक, क्योंकि अभी जो जिम्मेदार है, जो डीएफओ है, वो कैमरे के सामने नहीं कोई बात बता रहे हैं। उनको वो सिर्फ जो है कार्रवाई का आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर जानवरों को उनके घर में खाना मिलेगा, उनको पानी मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वो इंसानों से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर जो जंगल में जानवरों के जो खाने की व्यवस्थाएं थी, वो डिस्टर्ब हुई है। बड़े पैमाने पर जंगलों की जो कटान हुई है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो जानवर है, क्योंकि ये जानवर ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, ये सुरक्षा में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जो जंगल विनोद, क्या कुछ खास मौसमों पर ये जानवर बाहर आते हैं क्या खाने की तलाश में, या ये एक अपवाद है जो इस बार ही हो रहा है? नहीं अभिषेक, क्योंकि बहराइच में विगत 3 वर्षों से यही चल रहा है। कहीं भेड़िया अटैक कर रहा है, तो कहीं टाइगर कर रहा है, कहीं तेंदुआ कर रहा है। तो ऐसे में पूरे बहराइच में इस वक्त लगभग पूरा बहराइच का इलाका, चाहे वो महसी का हो, कैसरगंज हो, नानपारा हो या मोतीपुर हो, इन पूरे क्षेत्रों में इस वक्त जंगली जानवर इस वक्त एक्टिव है और हर दिन किसी ना किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, जानकारी के लिए। बेहद चिंता का विषय है जिस तरह से जंगली जानवर जो है शिकार बना रहे हैं। वन विभाग के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, और इसकी जमीनी कारणों की भी तलाश करनी होगी कि आखिर अचानक से वन्यजीव और मानव संघर्ष इतना क्यों बढ़ गया है, क्यों इतनी बड़ी संख्या में जानवर जो है जंगलों से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं और लोगों को शिकार बना रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महासमुंद की, जहां धान बेचने को लेकर किसान अब दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुए लगभग 1.5 महीने हो चुका है, जैसे कि प्रदेश के तमाम अलग अलग इलाकों में, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ग्राम कांपा, आमाबस, बेल टुकड़ी और बागबारा ब्लॉक के किसान कलेक्टर जनदर्शन से लेकर पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर काट चुके हैं। इन किसानों का कहना है कि सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बावजूद भी धान उपार्जन केंद्रों में कहीं खसरा नहीं दिख रहा, तो कहीं नाम ही दर्ज नहीं है। प्रशासन इसे सॉफ्टवेयर की समस्या बता रहा है, जबकि किसानों का यह कहना है कि इसी खसरे और रकबे से वे पिछले साल भी धान बेच चुके हैं। लगातार मिल रहे आश्वासनों के बावजूद समाधान न होने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। हर साल में धान बेचा था, और इस साल जो 17 आ रहे हैं ना, वो में एक मतलब अन्य फसल कर दे है। कौन है कर दे है? ये अब वो मालूम नहीं कौन कर रहे थे। गिरदावली कोर्ट में पटवारी गिरी। अब पटवारी तो ये दे कर लिख के दे है कि धान बुआ है ऐसे के। का समस्या आती अभी? अभी तो मोर टोकन नहीं कटत हवे, है 17 आ रहे के, वो हाँ 23 आ रहे ओखरे कटल धर थे, तब टोकन नहीं कटवा था मैं। हाँ पूरा माने ये दोनों ये जो है ना 17 आ रहे और 23 आ रहे हा सही हो ही तभी मैं टोकन कटा हूँ। अब धान बेचूँ ऐसे ही। धान बेचने में दिक्कत हो रहा है,
लगभग ये 70 डिसमिल है, उसको एक डिसमिल कर दिया है। क्या बोल रहे हैं वहाँ अभी समिति वाले? पटवारी के पास जाओ, पटवारी बोलता है तहसील के पास जाओ, तहसील बोलता है कलेक्टर के पास जाओ। कब से धान इसको सुधरवाने के लिए आप कलेक्टर पहुँचे? मेरे करीबन 20 दिन हो गए। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? पार्टी लेते, आवेदन लेते हैं, हो जाएगा काम बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। अभी तक काम नहीं हुआ। गलती कहाँ लग रहा है शुरुआती दौर पर? गलती तो शुरुआत मेरे पटवारी और तहसीलदार ऑफिस से लग रहा है। कौन है पटवारी आपके क्षेत्र का? वो पंकज यादव। अच्छा, उनके पास गए थे कि? हाँ गए, हाँ तो आवेदन दिए हैं, सुधर जाएगा ऐसे बोल रहे हैं बस। मोर जमीन लगभग 2 एकड़ 65 डिसमिल के आसपास है। वो मात्र 72 डिसमिल में धान दिखाए थे, बाकी 0-0 हो गए हैं। क्या वजह बता थे, खबर वैसे होते? मैं कलेक्टर करे 3 बार जन दर्शन में आ चुके हैं, लेकिन तहसीलदार भी ऑफिस में गए तो वहाँ कंप्यूटर में बताए थे कि मैं पूरा अपन लोड कर दे हैं, और पटवारी भी कितने मोर जब तक काम तत्काल कर रहे में हैं, लेकिन वो कापा मंडी में जो वहाँ कंप्यूटर है ना, वहाँ पूरा 0-0 बतावा। कब से समस्या होते जेकर वजह धान नहीं बेच पा सकते? मैं लगभग एक चक्कर में अक्टूबर से घूमा था मैं, अब आज तक से मोर कार्य में सुधार नहीं हुए। तो चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या हो रहा है महासमुंद में? ये जो अलग अलग गांव के ब्लॉक से आ रहे किसान हैं, कह रहे हैं कि इतनी बार जन दर्शन में आ चुके, उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ। कई कह रहे हैं सॉफ्टवेयर की समस्या है, और कुछ किसान कह रहे हैं कि गलती पटवारी और तहसीलदार की तरफ से हुई है। वास्तु स्थिति क्या है? देखिए अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा आपको, महासमुंद जिले में लगभग 1.5 महीने जो धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो उसको होने को है, लेकिन समस्याएं जो है लगातार बनी हुई है। जैसा कि किसानों को समस्या है एग्रीकेट को लेके हो, चाहे रकबा सुधार को लेके हो, चाहे टोकन को लेके हो, व्यवस्था पूरी तरीके से बन नहीं पाई है। और आज भी 1.5 महीने के बाद भी किसान जो है कहीं ना कहीं लगातार जिला प्रशासन का चक्कर काटने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और उनकी समस्या यथावत बनी हुई है। इस समय जब हमने यहाँ के जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब, उनसे बात की, तो उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे समस्याएं आ रही है जिनकी वजह से जो चीजें हैं वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम जिले के जो समस्त जो पंजीकृत किसान हैं उनका धान हम ले पाएंगे। अभिषेक, मैं हमारे साथ यहाँ कापा जो उपार्जन धान उपार्जन केंद्र है वहाँ खड़ा हूँ। यहाँ के कुछ किसान मेरे साथ है, मैं उनसे आपकी बातचीत कराना चाहूंगा कि किस तरीके से उनको परेशानी हो रही है, क्या समस्या आ रही है। मेरे साथ यहाँ के किसान भी है और किसान नेता भी है मानिक साहू जी। पहले उनसे बात करते हैं कि मानिक साहू जी, आप इस क्षेत्र में यहाँ के किसान नेता भी हैं और आप खुद किसान हैं, किस तरीके से समस्याएं आ रही है धान को बेचने में? अभी कंटिन्यू किसान बहुत ज्यादा परेशान है। रोज चक्कर काटा थे तहसील ऑफिस के, बार बार तहसील ऑफिस जाते तो किसान ला बोल देते जाओ सोसाइटी जाओ करके, सोसाइटी आते तो फिर वह तहसील ऑफिस, तो ये बहुत ज्यादा ही परेशानी है। वहाँ कैरी फॉरवर्ड 0 दिखा थे, एग्री पोर्टल 0 दिखा थे, रकबा संशोधन पूरा 0 है। अच्छा अभिषेक, हमारे पास और एक दूसरा किसान है, उनसे भी बात करेंगे। आप कौन सा गांव से हो और किस तरीके से परेशानी आ रही है आपको? मैं गोपालपुर ग्राम पंचायत का हूँ, पूर्व सरपंच भी हूँ, कृषक हूँ जी। और मेरे जैसे एक अनुभव व्यक्ति आज 1.5 महीना से तहसील और सोसाइटी चक्कर निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। 1.5 महीना से अभी तक मेरा कोई कागजात नहीं सुधरा है। क्या परेशानी आ रही है? कौन सा ऐसा कागजात है जो सुधर नहीं पाया? एग्रीटेक हो गए बोलते हैं, जब सोसाइटी में जाते हैं वहाँ 0-0 बताता है, मतलब एग्रीटेक नहीं हुआ है ऐसा बोलते हैं। और एग्रीटेक ऑलरेडी है, नक्शा है, B1 है, सब ऑलरेडी है। मतलब आप बता रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि एग्रीकेट हो गया है, आपका सुधार हो गया है, लेकिन यहाँ मॉड्यूल जो है उसमें दिखा नहीं रहा है, कंप्यूटर 0 दिखाता है। अच्छा, खसरा रकबा वहाँ दिख नहीं रहा है। कब से ये समस्या आ रही है? ये मैं निरंतर आपको बिरकोनी सोसाइटी, कापा सोसाइटी निरंतर मैं अभी 1.5 महीना लगातार परेशान। हाँ शुक्रिया अभिषेक, और भी ऐसे किसान हैं जिनसे हम बात रवि, करेंगे। बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी रवि ने वहाँ पे किसान नेता से बातचीत की और किसानों से भी बातचीत की, आप खुद देख रहे हैं कि देखिए 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी इस तरह की अव्यवस्था अगर बनी हुई है तो सवाल उठना लाजमी है। खासतौर से जनदर्शन में जाके जब 2-2, 3-3 बार कलेक्टर से शिकायत की गई, उसके बाद भी समाधान क्यों नहीं हो रहा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं और उस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।